दोस्तों, आज हमारे साथ विक्रांत शर्मा हैं, जो पर्यावरण के ऊपर केवल अफ़सोस व्यक्त नहीं करते, केवल उसके ऊपर विमर्श नहीं करते, बल्कि ज़मीन पर पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई करते हैं। विक्रांत जी हिंडन जल बिरादरी के संयोजक हैं और उन्होंने हिंडन को पर्यावरण मुक्त, कूड़ा मुक्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने याचिकाएँ डाली हैं और उन्होंने उसके लिए जन गोलबंदी भी की है। आज हम लोग एक ऐसी समस्या के बारे में विक्रांत जी से चर्चा करेंगे, जिसके कारणों पर केवल वही उँगली रख सकते हैं और वो है दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंदर पर्यावरण की प्रदूषण की विकट समस्या। आज स्थिति ये है कि आज नए साल का आखिरी दिन है और जैसा कि अखबारों में बताया गया है कि नए साल के शुरुआती दिन भी हम लोग कुहासा, बहुत ज़बरदस्त सर्दी, धुंध और खराब हवा इन सब का सामना करेंगे। तो विक्रांत जी आपका स्वागत है नई परख के मंच पर। आप जी, पहली बार नई परख के दर्शकों को हम लोग मिलकर मुखातिब कर रहे हैं। अ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप कुछ रोशनी डालें। आखिरकार क्या कारण है? अब तो पराली भी नहीं जल रही है और तरह-तरह कुछ थोड़े बहुत प्रतिबंध वगैरह भी लगा रखे हैं सरकार ने। उसके बावजूद हवा भी मेरे ख़्याल से चल रही है, ऐसी बात भी नहीं कि हवा बिल्कुल ना चल रही हो। इसके बावजूद इतना प्रदूषण क्यों है? हवा की हालत इतनी ख़राब क्यों है? एक्यूआई हमारा इतना बढ़ा हुआ क्यों है? ये बात आपकी कुछ हद तक सही है कि अब पराली भी नहीं जल रही और उसके बावजूद दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में प्रदूषण 500, 700, 800 तक एक्यूआई उसका पहुंच रहा है। मैंने खुद इसको जानने के लिए पिछले कई सालों में इस पूरे दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों, इसके आसपास की के गांवों का कई हजार किलोमीटर का हम लोगों ने सर्वे किया। मैं और मेरे कुछ साथी हम लोग अक्सर गाड़ियों में बैठ करके रात के समय, दिन के समय, अलग-अलग समय में अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं। एक्चुअली हो ये रहा है जो मैंने महसूस किया अभय भाई साहब कि अभी तक पॉल्यूशन के मूल कारणों को पकड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। जैसे कि ये जो कूड़े की आग है, कूड़े की आग इस दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है और प्रशासनिक स्तर पर हम यही पता नहीं कर पा रहे हैं कि कहां कहां कूड़ा जल रहा है या तो इसका कहां मतलब ये कहां। कूड़े के ढेर हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वैशाली में, उसके जी पास ही कूड़े का एक ढेर है, बहुत विशालकाय ढेर है, दिल्ली के बड़े ढेरों में से एक पहाड़ है जी कूड़े जी का। जी तो क्या जी इस जी कूड़ों को सरकार की तरफ से जलाया जा रहा है? कौन नहीं, जलाता है कूड़े? ये जो कूड़े का बड़ा ढेर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं गाजीपुर वाला, ये यहाँ तो इस तरह की आग नहीं होती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो नगर निगम और कॉरपोरेशन के जो सफाई कर्मचारी हैं, आपको वहां से चीजों को पकड़ना पड़ेगा। वो लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं और हुँ। उनके पास उस झाड़ू लगाए गए कूड़े को उठाने का उचित प्रबंध नहीं है। अच्छा। स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने शहरों को स्वच्छ करने के लिए कूड़ेदान, जो बड़े बड़े डस्टबिन हुआ करते थे, वो हटा दिए। अब वो जो अच्छा। सफाई कर्मचारी है, वो उस कूड़े को एक लोहे का, जो 1947 के समय के लोहे की वो दो पहिए की एक खींचने वाली गाड़ी होती है, उनमें वो उस कूड़े को डालते हैं और मीलों तक ले जाते हैं। तो कुछ लोग और अधिकांश सफाई कर्मचारी उनमें आग लगा देते हैं या वो झाड़ू मार करके उस कूड़े को नालियों में डाल देते हैं। और जब नालियों की सफाई होती है तो उसमें भयंकर स्तर पर पिन्नियां और कूड़ा निकलता है और वही फिर वो एक पूरा सिलसिला है, वाटर लॉगिंग उससे होती है और बरसात में वो पानी जल भराव की एक समस्या बन जाती है। देखिए, जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले फिर गया, ये मैंने जो स्वच्छता अभियान है, नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान है, उसका एक अच्छा असर होने की बजाय ये तो बिल्कुल उसका एक ऐसा एक एक बुरा असर हो रहा है इसका तो। देखिए, मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं और मैंने देखा कि उनके अंदर भावना तो है कि, हुँ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जमीन पे करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जो सफाई कर्मचारी सड़क पर झाड़ू मार रहा है, उसे पता ही नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब आया और स्वच्छ भारत अभियान क्या है। उसको स्वच्छ भारत अभियान में ना कोई प्रशिक्षण दिया गया, ना उसे कोई साजो सामान दिए गए।
केवल उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो गया और उस प्रेशर से बचने के लिए उसने दो रास्ते अपनाए। एक तो कूड़े में आग लगाने का रास्ता और दूसरा झाड़ू से उस कूड़े को नालियों में डालने का रास्ता। और उसने सड़क को साफ करके दिखा दिया कि सब सड़क साफ हो गई। लेकिन साधन तो उसको कुछ दिए नहीं गए, उसके काम के घंटे बढ़ गए, उसकी तनख्वाह तक उसकी बढ़ी नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े जो अधिकारीगण हैं उनको स्वच्छता चाहिए। अब स्वच्छता जमीन पर कैसे आएगी और स्वच्छता के लिए क्या क्या प्रयास करने हैं वो हुए नहीं। तो ये और तो आपने एक ऐसी बात बताई जिसके ऊपर हम लोगों का किसी का ध्यान नहीं था। मैंने तो जी कभी इस पर पढ़ा, ना कभी कुछ चर्चा होते हुए सुनी कि जी स्वच्छता अभियान के कारण कूड़ेदान जी हटा लिए गए और जी सफाई कर्मचारी मजबूर है उस कूड़े को जलाने के लिए या उनको नालियों में फेंकने के लिए। इससे फिर नालियाँ रुक जाती हैं और ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये तो प्रदूषण का एक कारण, महत्वपूर्ण कारण हुआ, जो छिपा जी हुआ कारण था, इसको आपने उजागर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी जी मैं हाल ही में आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, जिसमें आपने बताया था कि पूरे एनसीआर में हज़ारों गुड़ बनाने वाले क्रशर हैं, जो भी आप उनको जी कहना चाहें, हैं? तो वो भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, एक्चुअली दिल्ली एनसीआर के आसपास का ये जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हुँ, इसमें बहुत बड़े स्तर पर गुड़ बनाने के ग्लेशियर लगे हुए हैं। हुँ, और इनमें बहुत जगह पर वो जो गन्ने का रस निकालने के बाद उसकी गुद्दी होती है उसको सुखाते हैं और उसको ईंधन के तौर पे यूज करते हैं। कुछ जगह पर कुछ लोग प्लास्टिक को भी ईंधन में यूज कर रहे हैं, पिन्नियों को। हुँ, और पिन्नियों को जलाते हैं और वो भयंकर धुआं निकलता है। और एक एक गांव में दो दो तीन तीन चार चार इस तरह के गुड़ बनाने के सेंटर हैं। और मैं ये महसूस करता हूं कि शहरों से ज्यादा प्रदूषण कभी कभी गांव में होता है। हुँ, जब हवा नहीं बह रही होती तो एक एक गांव में जहां इस तरह की धुएं की चिमनियां हैं या ईंटों के भट्टे हैं, वो सब इतना धुआं करते हैं कि गांव का आदमी भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। हम सिर्फ ये कहें कि सब शहर का आदमी प्रदूषण झेल रहा है, नहीं, गांव का हुँ। आदमी हमसे ज्यादा प्रदूषण झेलता है। तो ये जो गुड़ बनाने वाले छोटे-छोटे भट्टियाँ हैं गुड़ बनाने वाली, इनकी जी संख्या जी कितनी होगी, आपका अंदाज़ क्या है? जैसे कि मैंने अपनी एक पोस्ट में ये लिखा था कि ये कई सारे जनपद हैं, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, ये पूरी बेल्ट में आप ये मान के चलो कि मेरा एक अंदाजा है। और फिर मैंने देखा कि उत्तरांचल के भी ये जो हरिद्वार, देहरादून वाला एरिया है और हरियाणा के भी दो तीन जिले हैं जहां पर ये इस तरह के ग्लेशियर लगे हुए हैं। और उनमें करीबन करीबन मेरा एक अंदाजा है कि 4 से 5 हजार इस तरह की भट्टियां हैं। और ये रात दिन चलते हैं भाई साहब। और पूरे भारत ही नहीं, कुछ लोग विदेश में भी इस गुड़ को बेचते हैं। और ये बहुत बड़े स्तर पे गुड़ पैदा होता है। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हमारा ये कहना है कि विज्ञान तकनीक वहां पहुंची नहीं आज तक। अगर उन गुड़ तो लोगों बन को जाएगी, गैस ये सवाल ये है कि गुड़ बनने की प्रक्रिया में से प्रदूषण को कैसे निकाला जाए? प्रदूषण को कैसे निकाला जाए और उनको गैस कनेक्शन दिए जाए या उनको सुविधा दी जाए, उनको लोन दी जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। हुँ। मैं एक बात और इस प्रदूषण के संदर्भ में कहना चाहता हूं। और प्रदूषण करने पर प्रतिबंध भी लगाया जाए, बिना उसके तो वो मानेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं वायु प्रदूषण को लेकर के। मैं एज ए एक्टिविस्ट नहीं कह रहा हूं। हुँ, 2015 में मेरा बेटा हुआ और वो करीबन 24 दिन तक पैदा होने के बाद हॉस्पिटल में रहा। वहीं पुष्पांजलि हॉस्पिटल था आपके घर के आसपास। हुँ, और वो वेंटिलेटर पे रहा और जब 24 दिन के बाद वो बच्चा मुझे डॉक्टर ने दिया तो उसने कहा कि इसको प्रदूषण से बचाना। हुँ, अब मैं उसी दिन से मेरे को चिंता हो गई कि भाई इस छोटे से बच्चे को दिल्ली एनसीआर में मैं प्रदूषण से कैसे बचाऊं। और वहां से मैंने इस एयर पोल्यूशन पर काम करना शुरू किया। हुँ, अपने घर के अंदर की अगरबत्ती धूप बत्ती बंद करी, ऑल आउट बंद किया। अड़ोसी पड़ोसियों से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता था कि भाई आप भी ऐसा ना करें। फिर कूड़े की आंख पे काम करना शुरू किया, प्रशासन के साथ काम करना शुरू किया। गाजियाबाद में करीबन 400 के आसपास छोटी बड़ी आग, पुलिस फायर सर्विस को बुला करके उनको बुझवाना, वहां खड़े होके फायर सर्विस के लोगों की मदद करना। 3 तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई इंदिरापुरम में, 2 थाना सियानी गेट के अंदर, जो बड़ी आंख थी और जो कूड़े की बड़ी आंख हुआ करती थी। मैं ये देख रहा हूं कि जो बड़े अधिकारी हैं भाई साहब, पूरे साल हम बहुत बड़े क्राइसिस से
गुजर रहे हैं। और आप ये देखिए पूरे प्रशासन शॉप होती है। आज सुबह ही मैं एक चाय के खोखे पे बैठ के चाय पी रहा था और मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई आप लोग मुझे अपने विचार दो कि प्रदूषण को लेकर के क्या हमारे विचार हैं। क्या कभी डीएम ने, कभी किसी जिले के प्रशासनिक अधिकारी ने, पूरे साल में एक भी वर्कशॉप नहीं होती, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं होता कि भाई जो विद्वान लोग हैं या जो एक्टिविस्ट हैं या जो चिंतक हैं वो प्रशासन के पास आए। इनके पास बड़े बड़े सभागार हैं, खाली पड़े रहते हैं पूरे पूरे साल, वहां कोई चर्चा नहीं होती। और आकर के अपने विचार तो दो। अभी हम इस पोल्यूशन से लड़ने के लिए खड़े भी नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए हमारा रिजल्ट हर बार जीरो होता है। और ये सब लोग ये सोचते हैं कि बारिश होगी और ये पोल्यूशन गिर जाएगा, बारिश का इंतजार करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हम इस पॉल्यूशन में, इस पीएम 2.5 में, एक्यूआई के अंदर से जो खतरनाक तत्व है उनको निकाल सकते हैं। वो खतरनाक तत्व है पॉलीथीन का जलना, खतरनाक तत्व है जो लोग टायर, प्लास्टिक और केमिकल्स की बर्निंग करते हैं और वो अज्ञानतावश कर रहे हैं। उनके साथ वर्कशॉप करने की जरूरत है, उनके साथ समय बिताने की जरूरत है, उनको शिक्षित करने की जरूरत है। ऐसा एक भी, मैं खुद यहां गाजियाबाद के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किसी अधिकारी का मेरे पास नंबर ही नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। गाजियाबाद आप किसी से पूछो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहां है, किसी को पता नहीं। तो ये समस्या विकराल हुई है प्रशासनिक लेवल पर असक्रियता के कारण या उनकी नीरसता के कारण। और उनके मन में यह है कि भाई एक बारिश होगी और वो बारिश से समस्या का समाधान हो जाएगा। पूरे साल फिर ये आराम से बैठ जाते हैं। जी अच्छा, जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, तो वो जी लोग ऑड इवन किया करते थे कि गाड़ियाँ ऑड, जो विषम नंबर की गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी और एक दिन सम नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। फिर जी धीरे-धीरे उनको लगा कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो उस मामले में ढीले हो गए। इसके जी अलावा प्रदूषण को कम करने के इस दौरान कोई उपाय अपनाए नहीं गए। पराली जलाने पर कोई रोक लग नहीं पाई, न वो सरकार लगवा पाई थी, न ये सरकार लगवा पाई है। और अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सरकारें आपस में मिलकर कुछ न कुछ तो ऐसा कर सकती हैं, जिससे ये जो सर्दियों वाला समय होता है, इस दौरान लोगों को प्रदूषण का सामना ना करना पड़े। दिल्ली की सर्दियाँ किसी ज़माने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। मैं 80 के दशक में दिल्ली रहने के लिए आया, तो दिल्ली की सर्दियाँ बड़ी साफ-सुथरी होती थीं। यहाँ तक कि दिल्ली के जाड़ों का ज़िक्र गालिब ने भी अपनी शायरी में किया है। अब तो वो सब खत्म हो गया पूरी तरीके से। दिल्ली में लोग घरों में बंद रहते हैं और एयर प्यूरीफायर चलाते रहते हैं। पता नहीं एयर प्यूरीफायर से भी कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है? आपको क्या लगता है, एयर प्यूरीफायर कुछ काम करते हैं? देखिए एयर प्यूरीफायर कोई काम ऐसा कोई विशेष नहीं करता, क्योंकि हमें उसे चलाने के लिए कमरे में बंद होना पड़ेगा और उस कमरे में बंद होकर के हम अपना जीवन नहीं जी सकते और हमें फिर बाहर निकल के उसी एक्यूआई में आना पड़ेगा। और मैं कल रात जब आपका फोन आया तो मैंने एक कैलकुलेशन की कि लगभग कितना रुपया हम एयर प्यूरीफायर पे खर्च कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर करीबन 10 लाख एयर प्यूरीफायर पिछले कुछ सालों में बिके हैं और एक एयर प्यूरीफायर 10,000 रुपए का था। तो करीबन, मैंने कल कैलकुलेशन करी, वो जीरो लगाते लगाते मैं थक गया कि करीबन 10 लाख मिलियन रुपए दिल्ली एनसीआर का आदमी केवल एयर प्यूरीफायर पर खर्च कर चुका है। और उसके बावजूद भी पॉल्यूशन की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। जब तक हम सोर्स पे काम नहीं करेंगे, जैसे सोर्स पे काम क्या करना है अबे भाई साहब, जैसे दिल्ली पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियों को, पोल्यूटिंग फैक्ट्रियों को दिल्ली से बाहर निकाला। ये सोचते हैं कि दिल्ली की सीमा से बाहर निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब हवा चलेगी तो वो हवा, क्योंकि हवा तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा को नहीं जानती, वो तो अपने साथ पोल्यूशन को बहा के लाएगी। वो इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े इन्होंने हब बनाए, जैसे गाजियाबाद से थोड़ी दूरी सिकंदराबाद एक जगह है जहां पर टाइल्स बनाने की, सेरेमिक बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। आपका फरीदाबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट है। गाजियाबाद में हमने आरटीआई डाली, ये जानने की कोशिश की कि गाजियाबाद में रेड कैटेगरी मतलब जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कोयला और ऑयल यूज होता है फ्यूल के तौर पर, वो कितनी फैक्ट्रियां हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, गाजियाबाद में 250 के आसपास फैक्ट्री हैं। 250 जो रेड कैटेगरी की हैं, जिनको स्थापित करने के लिए लखनऊ से परमिशन होती है। आपने आज तक इनको आप कोयले से और ऑयल बर्निंग से मुक्त नहीं कर पाए हैं।
आप आज तक इनको गैस प्रॉपरली, हम गैस का इनको विकल्प नहीं दे पाए हैं, या दिया है तो बस वो जो कराना चाहता है करा ले, जो ना कराना चाहता है ना कराए। अभी मैं ये देख रहा था, मैं एक दिन जयपुर जा रहा था तो एक दारूहेड़ा करके एक जगह थी, दारूहेड़ा। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। और जब वहां से हवा चलेगी तो दिल्ली वहां से 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है या 100 किलोमीटर, उसके लिए कितनी देर लगती है? ज्यादा 1 घंटे में वो हवा यहां दिल्ली पहुंच जाएगी। तो हमें इन इंडस्ट्रीज को गैस जल्द से जल्द देनी है और उसकी एक लाइन तय करनी पड़ेगी कि भाई हमें 1 साल में 2 साल में गैस देनी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई आप 3 साल के अंदर सारी इंडस्ट्रीज को गैस प्रोवाइड कराओ और कोयला और ऑयल बर्निंग को बंद कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। एक कमेटी बना दी, भूरे लाल जी की कमेटी बनाई थी। वो कमेटी नोटिस देती रहती थी और अंत में जिसकी मर्जी होती थी वो लगाता था, जिसकी मर्जी हुई उसने नहीं लगाया। आज भी ऐसी हजारों फैक्ट्रियां हैं जो कोयला बर्न कर रही है, ट्रक के ट्रक कोयले जला देती हैं। कुछ साल पहले ये गाजियाबाद में एक जगह थी लोनी को लेकर के एक चिट्ठी आई थी, पता नहीं कहां से आई थी, कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कबाड़ा आता था और वो कबाड़ा पानी के जहाजों से इंडिया में आता था और वो कबाड़ा यहाँ लोनी में आकर के बर्न होता था और उसके अंदर से कुछ वो निकलता था, मेटल निकलता था जो बिकता था। अब आप देखिए विदेशों से कूड़ा भारत आ रहा है, वो जल कहाँ रहा है? दिल्ली के नजदीक लोनी में। फिर वहां पे हम लोग शिकायत करी और पुलिस ने छापे मार करके उसको रोका। और इस तरह के बहुत सारे कबाड़ी 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर अपनी जगह बदल लेते हैं हर बार और वो उस बर्निंग को कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सरकारी अधिकारी जानते हैं कि पॉल्यूशन की वजह क्या है, वो जानते हैं कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो इस पर क्यों सख्त नहीं है। और वो सरकारों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पॉल्यूशन कर रहा है। आम आदमी का इस पूरे पॉल्यूशन में क्या रोल है वो मेरे को समझ में नहीं आता। पॉल्यूशन कर रही है सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए लोग या सरकार की शिथिलता के कारण अज्ञानतावश लोग कर रहे हैं। आप प्रशिक्षण के तौर पर लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे, लोगों को आप नए औजार नई तकनीक से उनको अवगत नहीं करा रहे और अंत में सारा ठीकरा आपने आम आदमी के सिर पर फोड़ दिया। हर आदमी एयर प्यूरिफायर लगा रहा है और वो सोचता है कि इससे समाधान होगा और नहीं हो रहा समाधान। अच्छा, ये एक जो चर्चा चलती है और मैंने इसको देखा भी है कि जहां-जहां पॉल्यूशन नापने के मीटर लगे हुए हैं, वहां एक तो उन मीटरों की सीमा बांध दी गई है कि वो 500 से ऊपर एक्यूआई को रीड ही नहीं करेंगे, उसको बताएंगे ही नहीं, ऐसा बताया गया है। दूसरी, ताकि लोगों को इससे ज्यादा एक्यूआई का प्रमाण ही ना मिले। दूसरा ये है कि जहां-जहां मीटर लगे हुए हैं वहीं-वहीं दिल्ली सरकार के जो छिड़काव करने वाले ट्रक हैं, वहाँ पानी छिड़कते रहते हैं या पानी स्प्रे करते रहते हैं ताकि वो जो मीटर हैं वो उनको प्रदूषण कम प्रदूषण को सेंस कर पाएँ, कम रीड कर पाएँ प्रदूषण को। अच्छा, जी, ये तो कोई तरीका नहीं रहा प्रदूषण से लड़ने का। ये तो एक तरह का छल किया जा रहा है। अगर ऐसा है, तो ये तो एक तरह का छल किया जा रहा है। धोखा दिया जा रहा है पब्लिक को। जी, इस छल के बारे में मैंने भी ये यूट्यूब चैनलों से और वीडियो से देखा है। मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब सरकार जल्दबाजी में किसी समस्या का समाधान करना चाहती है, तो ये जो नीचे की मशीनरी है, जिसमें छोटे-छोटे इंजीनियर, छोटे-छोटे कर्मचारी होते हैं, तो ये शॉर्टकट्स निकालते हैं। मैं इस शॉर्टकट को ही बार-बार आपके सामने भी रख रहा हूं और ये देश में इन्होंने पता नहीं कब से ये चीजें सीख रखी हैं, या ब्रिटिश पीरियड से सीख रखी हैं, या पता नहीं हमारे पिछले 70 सालों में सीखी हैं। ये जब ऊपर से प्रेशर आता है, या वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे अखबारों का हो, चाहे वो सरकार का हो, तो नीचे के लोग शॉर्टकट्स निकालते हैं। और उसी शॉर्टकट का तरीका है कि आपने यमुना के बराबर में छोटी सी नकली यमुना बना दी, या आपने इन मशीनों के आसपास पानी डालना शुरू कर दिया ताकि आंकड़े ठीक हो जाएं और लोगों को डांट पड़ने से, या लोगों को अपनी अपनी जो उनकी कुछ समय के लिए वहां पोस्टिंग है वो बच जाए हमारी, नहीं तो कहीं दूर फेंक दिया जाएगा और फिर वो सजा भुगतेंगे। तो ये शॉर्टकट्स हैं। सरकार को ये समझना है कि अगर हमारा कर्मचारी शॉर्टकट निकाल रहा है तो हमें उसको, फिर वही बात आती है, हमें उसको साधन देने हैं, हमें उसको शक्तियां देनी है, हमें उसके साथ तकनीकी। अब जैसे चाइना ने अपने कुछ शहरों को प्रदूषण मुक्त किया, मुझे तो जानकारी नहीं कि दिल्ली सरकार ने अपने सफाई कर्मचारियों को, मैंने एक बार गाजियाबाद नगर निगम के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि इंदौर शहर ने अपने आप को स्वच्छ किया,
तो गाजियाबाद के जो सफाई कर्मचारी हैं, आखिरकार सबसे बड़े योद्धा यही हैं। इन सफाई कर्मचारियों की एक टीम को या इनके सफाई नायक जो होते हैं उनको हम इंदौर ले जाते हैं और ले जाकर उनको दिखा के लाते हैं। लेकिन एक या दो बड़े अफसर गए, देख के आ गए। आपको निचले स्तर पर जो सैनिक है हमारा, देखिए पुतिन साहब भारत आए, उन्होंने जब राष्ट्रपति भवन में आए तो उन्होंने एक सिपाही से हाथ मिलाया। हमें यह समझना पड़ेगा कि रशिया इतना बड़ा देश बना या अमेरिका जैसी सभ्यताएं बड़ी देश बनी, उन्होंने नीचे काम करने वाले आदमी की महत्वता को समझा। हम केवल हमारी सारी योजनाएं इसलिए फेल हो रही हैं अबे भाई साहब कि नीचे का जो कर्मचारी है उसको हम सबसे ज्यादा कमजोर रखते हैं और ऊपर के बैठे व्यक्ति को सबसे ज्यादा ताकतवर रखते हैं। अब ये सामंतवादी सोच है या पूंजीवादी सोच है, ये भगवान जाने क्या सोच है। मैं आपकी आलोचना से पूरी तरह सहमत हूं और असलियत यही है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, जो यमुना सब दो, एक सवाल में दो सवाल शामिल हैं। ये जी यमुना सफाई का मामला है, जी सारी सरकारें इस मामले में नाकाम हैं। उत्तरोत्तर यमुना खराब होती जा रही है, गंदी होती जा रही है। दूसरे जो कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, चाहे वो भलसवा का हो, चाहे वो गाजीपुर का हो, इसके बारे में सब सरकारें दावा करती हैं कि हम इतने दिनों में उसे हटा देंगे। आपको क्या लगता है कि ये इसमें समस्या क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये इतने बड़े शहर बन गए, इनसे निकलने वाला कूड़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जलाया जा रहा है और वो नालों से बह के नदियों में जा रहा है, और एक हिस्से का ये पहाड़ बन रहा है। तो ये इसको फिर वही बात आती है कि इसको लेकर के हमारे पास तकनीक है और कई शहरों ने अपने कूड़े के पहाड़ों को गायब किया है और उन्होंने उसको ठीक से व्यवस्थित किया। सिर्फ व्यवस्था करने की समस्या है, उसको लेकर के काम कैसे करने की गायब होगा? क्या समस्या। तकनीक है वो इससे पहाड़ गायब हो सकता है? इसका तकनीक ये है कि हमें माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करना पड़ेगा और हमें कूड़े को घर में ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, साहिबाबाद में एक डॉक्टर प्रतिभा कपूर हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके घर से 8-8 10-10 साल हो गए कूड़ा बाहर आ ही नहीं रहा है। केवल एक डायपर होता है बच्चे का या एक सैनिटरी पैड होता है, वो बाहर आता है, बाकी वो सारे कूड़े को अपने घर में एडजस्ट कर रहे हैं। कूड़ा एक एक साधन है, हम उसको अपने घर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, बड़ी दिलचस्प बात, ये आपके लिए भी एक अच्छी बात होगी। एक्चुअली ये जो कबाड़ी हैं, जिनको हम बड़े विचित्र नामों से बुलाते हैं, उनको कुछ लोग बांग्लादेशी कह देते हैं, कुछ लोग उनको कुछ कहते हैं, कुछ लोग उनको कुछ कहते हैं। ये कबाड़ी इतना बड़ा काम कर रहे हैं भाई साहब। ये कबाड़ी हमारे घरों से टूटे हुए प्लास्टिक को ले जाते हैं, रद्दी के अखबारों को ले जाते हैं और ये शहरों में जगह जगह कूड़े को बीनते हैं, जबकि इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार इनको कोई तनख्वाह नहीं देती है, ये अपने जीविकोपार्जन के लिए इस काम को कर रहे हैं। और कबाड़ियों के मैंने सेंटर्स जाके देखे हैं जहां ये रहते हैं, इन्होंने प्लास्टिक की बोतल, जो ये सभ्य समाज शराब पी के शराब पानी की बोतल, शराब की बोतल सड़क पे फेंक देता है, उसको ये चुगते हैं। हमारे कबाड़े को, हम सभ्य समाज के लोगों के कबाड़े को ये चुगते हैं, ये उनको इकट्ठा करके बेचते हैं, रिसाइकिल होता है वो। और इनका इतना बड़ा काम है साहब कि हमें इन इन लोगों को मान्यता देनी है, हमें इन लोगों को अपने साथ बैठाना है। कबाड़ी हमें जो है वो प्रदूषण विरोधी योद्धा है, आपका कहना है? बिल्कुल सफाई बिल्कुल कर्मचारी प्रदूषण विरोधी योद्धा है जमीन पर, और उसके बाद कबाड़ी भी एक प्रदूषण विरोधी योद्धा है। जिस दिन इस देश में इन कबाड़ियों को, सड़क पे झाड़ू मारने वाले हमारे कर्मचारियों को हम अपने साथ बैठा करके इनको मान्यता देना प्रारंभ कर देंगे, इनको सम्मानित करना प्रारंभ कर देंगे और इनकी समस्या को समझेंगे, तो हम इस लड़ाई को लड़ने के लायक बनेंगे भाई साहब। अभी हम लड़ाई को लड़ने के लायक की स्थिति में भी नहीं है। सिर्फ अखबारों में 15-20 दिन तक मैनेज करना है, 1 महीने में बारिश हो जाएगी। इस बार दुर्भाग्य से बारिश दिसंबर तक हुई नहीं, वरना ये सोच के बैठे थे कि नवंबर में बारिश हो जाएगी, पॉल्यूशन धुल जाएगा, नहीं हुआ। बस, तो बारिश के भरोसे नहीं बैठना है, हम में काबिलियत है, हम में क्षमता है, हम कर सकते हैं। मैं खुद इस पॉल्यूशन से कुछ हद तक लड़ रहा हूं। अगर गाजियाबाद के लोगों को कुछ अच्छी हवा मिल पा रही है तो मेरे जैसे बहुत सारे साथी रात को या दिन में कूड़े की आग को देखते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अब हमारी टीम हो चुकी है, हम अपने लेवल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा और भी लोग कर यमुना के सकते हैं। बारे में कुछ और बताइए। यमुना के बारे में हम लोग अपनी बातचीत के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। यमुना जी के जी। बारे में बताइए कि ये जो समस्या है, यमुना हम्म, उत्तरोत्तर प्रदूषित होती जा रही है, तो उसकी जी उसकी उसका बुनियादी कारण क्या है और कैसे अ, जी। उसकी समाधान की कोशिश की जा सकती है? सरकार कहाँ नाकाम है?
हाँ, देखिए, एक गांधी पीस फाउंडेशन के एक रमेश शर्मा जी हैं, उनके साथ मैंने हथनी कुंड बैराज से लेकर के और ये जो आपका कालिंदी कुंज में एक बैराज, यहाँ तक कि हम लोगों ने यात्रा की थी इस यमुना को समझने के लिए कुछ समय पहले। और ये यमुना नदी जो है काफी हद तक, ये जो वजीराबाद का बैराज है आपका, वहां तक साफ है इसका पानी काफी हद तक। लेकिन वजीराबाद के बैराज के आसपास से इसमें दिल्ली के नाले गिरने लगते हैं, और वो नाले गिरते ही चले जाते हैं, गिरते ही चले जाते हैं, और हम इसके पानी का इस्तेमाल शहर के लिए भी करते हैं। हम इस नाले को जिस दिन रोकने में कामयाब हो गए, हम इसके पानी का इस्तेमाल वापस शहरों में, हमें एसटीपी लगा के पानी को नदी में नहीं डालना है, हमें एसटीपी लगा करके उस पानी को पुनः इंडस्ट्रीज में, हमें उसे कंस्ट्रक्शन में, एसटीपी का क्या हमें, मतलब है? एसटीपी का क्या मतलब है? ईटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या अच्छा। एक होता है ईटीपी, वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, मतलब गंदे पानी को ट्रीट करना मैं है समझ गया, इंडस्ट्री। समझ जी, जी। तो उस पानी को जिस दिन हमने वापस इस्तेमाल करना सीख लिया, उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी नदियां बचेंगी, दूसरा हम जमीन का जो दोहन कर रहे हैं, जमीन से जो पानी खींच रहे हैं, उससे हम बचेंगे। जैसे मेरी सोसाइटी में 40,000 लीटर पानी जो है वो एसटीपी ट्रीट करता है, और हम 40,000 लीटर पानी को वापस इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट में, और जो हमारी गार्डनिंग है उसको पानी देने में। यानी कि 40,000 लीटर पानी तो हम जमीन से प्रतिदिन निकालने से बच ही रहे हैं। तो हमें इस कैपेसिटी को बढ़ाना है, इसमें हमें काम करना है, वापस बहुत इस्तेमाल करना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। आपने कुछ ऐसी बातें बताई जिनकी तरफ मैं मेरे संज्ञान में भी नहीं थी। मैं इसको यकीन करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ आपके सामने। बिल्कुल नई-नई बातें आपने रखी और मुझे लगता है कि नई परख के जो दर्शक हैं उनको भी आपने बहुत सी आज नई बातें बताई होंगी। हम लोग बीच-बीच में प्रदूषण की समस्या के ऊपर जल को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए, नदियाँ किस तरह स्वच्छ की जाएँ, कूड़े के पहाड़ों से कैसे निपटा जाए कि हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, बहुत बड़े पैमाने पर कूड़ा पैदा करती है। और एक और विषय है जिसे कहते हैं कारों और मोटरसाइकिलों से होने वाला प्रदूषण, जिस पे आज हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। अगली बार हम जी, अगली अगली बार जब मिलेंगे अगले हफ्ते तो फिर हम इस विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम लोग हमेशा जी, राजनीति के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन प्रदूषण की भी एक अपनी राजनीति है। जी, और वो राजनीति ऐसी है जो हम लोगों के जीवन की अवधि को छोटा करती चली जा रही है। हम जी, लोग बिल्कुल। तरह की हमें बीमारियाँ हो रही हैं, हमारी नई पीढ़ी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम लोगों के सार्वजनिक जीवन पे बुरा असर पड़ रहा है, हम लोग घर से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं। आप सक्रिय हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप इसके ऊपर सक्रिय रूप से सोचते हैं, आप सुधार करने की कोशिश करते हैं, आप प्रशासन को भी उसमें शामिल करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, आप बहुत ज़बरदस्त समाज सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप नई परख के दर्शकों को अपने विचारों और अपने उपायों से इसी तरीके से अवगत कराते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।